सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। सर्दी का मौसम है, बारिश की चेतावनी सरकार ने जारी कर दी है। कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है, तो जाहिर है फसल में भी नुकसान होगा। जो होगा बाद में होगा, लेकिन पहले अपना ध्यान रखें और सर्दी से बचाव करें। आज की खबरें शुरुआत करता हूं मैं, और आज का कोटेशन रहेगा, फिर से शुरुआत से मत डरिए क्योंकि इस बार अनुभव की ताकत आपके साथ है। यानी इंसान के लिए ये बात कही गई है कि इंसान जब असफल हो जाता है तो वो हार मान लेता है, लेकिन आपको फिर से शुरुआत करनी चाहिए। फिर से शुरुआत करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस बार आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि पीछे का जो अनुभव है वो आपके साथ है। जो पीछे गलती हुई वो आपका अनुभव नहीं होने देगा, अगर आप सीरियस होके आगे बढ़ते हैं तो। अगर लापरवाही करेंगे तो पीछे का अनुभव आपके कोई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा से आप वही गलती दोहराने वाले हैं। अगली आपको खबर रहेगी कि जो ईडी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वहां पे ऑफिस में छापा मारा था, उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दी। दखल उन्होंने ये दी, उन्होंने यही गलती सामने वाले ने निकाली है। उसमें ईडी अफसरों की उन्होंने कहीं कोई गलती नहीं बताई। सिर्फ ही सिर्फ ममता बनर्जी के जो सचिव हैं, पीए हैं और जो खुद हैं, उन पे ही उन्होंने दोष मढ़ा है। उन्होंने जो ईडी पे आरोप लगाए थे, ईडी ने उन पे लगाए और ईडी पे उन्होंने लगाए। तो जो उन्होंने ईडी अफसरों पे जो आरोप लगाए वो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और कोर्ट ने ये बोल दिया कि हम दखल नहीं देते तो मामला और बिगड़ जाता। ईडी किसकी है? ईडी केंद्र सरकार की है। छापा डलवाने वाले कौन है? केंद्र सरकार है। तो इनकी तो एक मिली भगत है ही। तो जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसका है? सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगा। इसलिए उन्होंने उन्होंने जो मामले उठाए उस पर तो उन्होंने रोक लगा दी, और जो ईडी ने आरोप लगाए हैं उस पर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। वो बोल दिया कि जांच होगी, और इधर से ममता बनर्जी को भी नोटिस दे दिया कि आपको 2 सप्ताह के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगली खबर है कि जो अभी मनरेगा का नाम चेंज हुआ था, जी राम जी हुआ था, अब ये बोल रहे हैं कि अब शिक्षा व खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की हम तैयारी करेंगे। इसमें उन्होंने सुधार ये किया था कि 100 दिन की जगह 125 दिन की हम रोजगार देंगे। यही इसमें जी राम जी इन्होंने किया है। इन्होंने बोला कि जो यूपीए सरकार में जो 2 कानून बने थे उसमें 100% लाभार्थी तक पहुंचने का हम लक्ष्य रखेंगे, और इसमें शिक्षा व खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में हम इसमें सुधार करेंगे। अगर कोई अलग से बिल लाना होगा तो वो भी हम लेके आएंगे। अगली खबर ये रहेगी कि जो साइबर अपराधी हैं वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर ठगी की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसमें जो साफ साफ दे रखा है, जो सर्वे किया गया है 2025 के आंकड़ों के आधार पे, इसमें था कि ठगों का जो निशाना है वो पढ़े लिखे बुजुर्ग होते हैं। यानी जो ठग अपना निशाना ज्यादातर बना रहे हैं वो पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं या रिटायरमेंट कर्मचारियों को बना रहे हैं। शुरुआत के आपको 5 सवाल बताएंगे और उसमें 5 को कैसे जवाब देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठगी के शिकार होने से बच भी सकते हैं। ठगों का, यानी उन्होंने ये सर्वे किया है, जो ठगी की शिकायतें हुई हैं 2025 में, उनके आधार पर उन्होंने सर्वे किया कि ईडी के जो अफसर हैं वो आपसे लगभग शुरुआत के ये क्वेश्चन पूछते हैं
कि आप यानी आपका पूरा नाम वो बोल रहे हैं। आपके बैंक कई बैंक के नाम में खाते हैं, यानी आपको पूरा नाम बोलेंगे और बताएंगे कि आपके कई बैंकों में खाते हैं। आपके खाते में आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आई है, ये गंभीर अपराध है। यानी वो बोलते हैं कि आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आई है, जो एक गंभीर श्रेणी का अपराध है, आपकी जेल होगी। फिर वो बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक अपराधी पकड़ा है, उसने आपका नाम लिया है। यानी वो दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट नाम लेते हैं और बोलेंगे कि उन्होंने एक अपराधी पकड़ा और उसने, जब उससे पूछताछ हुई तो उसने डायरेक्ट आपका नाम ले दिया कि उस खाते की जानकारी मुझे है और वो खाता उस आदमी का है। अगला वो बोलते हैं आपके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, पुलिस पकड़ने आ रही है। यानी वो सीधा बोलेंगे कि आपके नाम गिरफ्तार वारंट जारी हुआ है, ताकि व्यक्ति डर जाए और पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, इससे व्यक्ति घबरा जाए और उनकी बातों में आ जाए। यदि बचना चाहते हो या कोई फंसा रहा है तो हम जैसा कहें वैसा ही करें। अगर आप बचना चाहते हैं या कोई आपको ऐसे ही फंसा रहा है तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही आप करते जाएं तो बच जाएंगे। ये उनके लगभग 5 क्वेश्चन शुरुआत के होते हैं। आपको बिना डरे सवालों के विपरीत आपको जवाब देने हैं उनको। आपको बोलना है कि आपको मेरा नाम और मोबाइल नंबर कहाँ से मिला, पहले ये आप बता दीजिए। यानी उनसे आपको वापस क्वेश्चन करना है कि आपको मेरा मोबाइल नंबर और नाम कहाँ से मिला, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। दूसरा आप बोल दें कि आपने जिस व्यक्ति को पकड़ा है मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। यानी वो जिस व्यक्ति का नाम लें कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति पकड़ा, उसने आपका नाम लिया, तो उस बारे में आप बोल दें कि मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानता, मेरा दूर दूर तक उस व्यक्ति से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अगला आपको बोलना है कि मेरा नाम एफआईआर या वारंट है तो कॉपी हमारे नजदीकी थाने में भेजिए। यानी वो बोलेंगे कि आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, तो आप उनको सीधा ही बोलना है कि मेरे नाम अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसकी कॉपी हमारे नजदीकी पुलिस थाने में भेज दीजिए। अगला आपको बोलना है कि मैं फोन पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, कॉल रिकॉर्ड हो रही है। यानी उनको सीधा ही बोलना है कि मैं फोन पे, अगर वो कोई जानकारी मांगे तो आप यही बोलना है कि मैं फोन पे कोई भी जानकारी नहीं दे सकता, मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अगला आप उसको बोलना है कि आपकी आईडी भेजिए, मैं पुलिस से बात करता हूँ, और फोन काट दें। यानी वो कहें कि बचना आप चाहते हो या कोई आपको फंसा रहा है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसे आप करते जाओ, तो आपको बोलना है कि अपनी आईडी भेजिए, मैं पुलिस से बात करता हूँ, और उसी समय आप फोन काट दें, लेकिन एक भी बात नहीं सुननी है। अगली जो है वो कि अंतर्राष्ट्रीय खबर ये रहेगी कि जो ईरान में उठापटक का खेल जो ट्रंप महोदय करवा रहे हैं, उससे भारतीय भी परेशान हो गए हैं और उन्होंने भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए बोल दिया है। यानी भारतीय सरकार ने ये बोला है कि भारतीय अपनी देश वापिस आ जाएं। इसमें जो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश नाम से एक अभियान चलाया है, उसके तहत आएंगे और पहली जो लैंडिंग है वो आज हो जाएगी भारतीय धरती पे उनकी। एक अगली खबर, और अभी भी थोड़ा बचना है आपको, क्योंकि मकर संक्रांति 14 और 15 2 दिन लोगों ने मनाई है और पतंगे अभी भी उड़ रही हैं। मैंने बात की थी चाइनीज मांझे की, उससे सभी को बचना है, नहीं यूज करना है। ये जरूरी नहीं है कि उड़ा कोई रहा है, नुकसान किसी को भी हो सकता है। अगर आप उड़ा रहे हैं तो आपका परिवार का भी कहीं न कोई फंस सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो आपके धागे में फंसे, कहीं न कहीं दूसरी जगह है, कोई न कोई रिलेटिव या कोई फंस सकता है, इसलिए ये गलती न करें। कल भी एक जयपुर की खबर आई थी कि 6 साल का बच्चा था, बेचारा मासूम, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो कहीं पार्क में था, उसकी गर्दन कट गई और गर्दन कटने से उसकी मौत हो गई, डॉक्टर उसे नहीं बचा पाई। वैसी खबर आज देखने को मिल रही है अपने गुजरात में कि मकर संक्रांति पर घूमने निकला था परिवार। हालांकि परिवार की गलती तो क्या कहें, घूमने गए थे, थोड़ी सावधानी उन्होंने नहीं बरती। मांदा से बचने में ब्रिज से गिरी बाइक, दंपति और बेटी की मौत हो गई। यानी ब्रिज पे कोई मांझा दिखा, वो जा रहे थे बाइक से, हस्बैंड वाइफ थे, एक उनकी बेटी थी। जैसे ही मांझा दिखा, वो मांझे से उनके गर्दन में जैसे ही मांझा फंसने वाला था, मांझे से बचने के लिए साइड में होने वाले थे कि ब्रिज से उनकी बाइक नीचे गिर गई। वहीं पे गिरते तीनों की मौत हो गई। कौन लेगा उन मौतों की जिम्मेवारी? इसलिए अगर सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है तो कम से कम हमें इस बात का ध्यान रखना है
कि हम ऐसी गलती ना करें। जो हो गई वो हो गई, आगे भी मकर संक्रांति आएगी, हर साल मकर संक्रांति आएगी, तो ऐसा काम आप नहीं करें। आप जो भारतीय धागा आता है वो थोड़ा कमजोर आता है, उसी से अपना पतंग उड़ाएं। आप अपना शौक ही तो पूरा कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को तो बचा रहे हैं पतंग उड़ा के, तो आप वो धागा भी तो यूज कर सकते हैं। हमने भी अपने टाइम पे वही धागा यूज किया था। अगला ये रहेगा कि आज का दिन यानी 16 जनवरी का दिन किस लिए खास है। तो आज कल्पना चावला की आखिरी उड़ान थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। ऊपर ही जहाज वो जो क्रैश हुआ था उसमें शायद उनकी जान चली गई थी, बाकी कोई कंफर्म नहीं हुआ था। 2003 का दिन था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को लेकर नासा का स्पेस शटल कोलंबिया अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। बाद में वो बड़े हादसे का शिकार बना था। यानी उस यान का नाम था स्पेस शटल, और वो कोलंबिया अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। वापिस वो बात धरती पे कभी नहीं लौटा। अगली खबर सभी के लिए है कि भोपाल में एक ईरानी गैंग के नाम से एक फर्जी गैंग चल रही है। फर्जी गैंग क्या, वो चोरी करती है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही एक बंदा पकड़ा गया तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने 87 बाइक एक साल में रजिस्टर करवा दी अपनी। यानी 2 शोरूम से उन्होंने 87 बाइक फर्जी दस्तावेज लगा के उठा ली, वहां से उठा क्या ली, यानी ले ली फाइनेंस पे, और वो बाइकें चोरी पे काम वो लेने लगे। अभी तक उसमें 10 बाइक ही सिर्फ पकड़ी गई है, बाकी 77 बाइक हैं वो ऐसी अभी भी घूम रही हैं, वो सारी चोरी की हैं। इसलिए आपका आधार कहाँ यूज होगा, या किसी को आधार की फोटो कॉपी देते समय आप थोड़ा सा उस पर लिख सकते हैं किसे और क्यों दे रहे हैं ये डॉक्यूमेंट। यानी किसी को पर्सनल दस्तावेजों की फोटो कॉपी देते समय उन पर लिख देना चाहिए कि ये दस्तावेज आप किसे और किस काम के लिए दे रहे हैं। यानी आप कोई भी अपना पर्सनल दस्तावेज किसी को दे रहे हैं तो उस पर आप लिख दें कि किस व्यक्ति को और किस लिए दे रहे हैं और किस तारीख को दे रहे हैं। उस दिन की तारीख भी लिख दें। यह जानकारी ऐसी जगह लिखें जिसे हटाया नहीं जा सके। यानी ऊपर लिख सकते हैं मेन पेज पे उसपे, या बीच में जो स्पेस आता है ना उस पे भी आपको लिख सकते हैं। डिजिटल डिजिटली आपके आधार का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है इसकी जानकारी UIDAI वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। यानी आपके आधार कहाँ कहाँ यूज हुआ है उसकी जानकारी भी आप प्राप्त ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने फोन पे ही कर सकते हैं जानकारी प्राप्त। अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो सर्जियो गोर ने औपचारिक रूप से बाद में अमेरिका के 27वें राष्ट्रदूत के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वे राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के पद पर कार्यरत थे। यानी सर्जियो गोर जो हैं वो भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए हैं, वो 27वें बने। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की BSL 4 यानी 4th इकाई की नींव रखी। इसके शुरू होने से खतरनाक वायरस के नमूनों की जांच में भारत की विदेशी देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। यानी गुजरात के जो गांधीनगर है वहां जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। उसमें 3 इकाई पहले से कार्यरत है, उसमें 4थी इकाई अब कार्यरत है, यानी कल शुरू हो गई है। इससे विदेशों पर निर्भरता हमारी कम होगी। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में आएगा कि भारत 2026 ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन के आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इसकी जो थीम है वो है कि क्षमता, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण है। यानी ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत करेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही है। फिर बोलेंगे कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है क्षमता, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत में सबसे पहले मुद्रण यानी छपाई मशीन किसके द्वारा लाई गई थी। यानी भारत में सबसे पहले जो छपाई मशीन है वो किसके द्वारा लाई गई, किस देशवासियों के द्वारा लाई गई, वो थे पुर्तगाली लोग। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के समय वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने एटॉमिक रिसर्च को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। महान वैज्ञानिक रहे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के वैज्ञानिक थे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की हैं। अगली खबर महिलाओं के लिए लेके है कि महिलाओं का जो है वो अर्थशास्त्र यानी 7.5 करोड़ कामकाजी महिलाएं बदल सकती हैं देश के वित्तीय बाजार की तस्वीर, बस भरोसे और उनके मुफीद प्रोडक्ट डिजाइन की भी जरूरत है। यानी इसमें ग्रोथ की बात करें तो महिलाएं धन प्रबंधन में पुरुषों से आगे हैं, यानी धन का प्रबंधन करने में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, पर उनका निवेश में हिस्सा 30% से भी कम है। देश की महिलाएं अब सिर्फ घर का बजट ही नहीं संभाल रही बल्कि वित्तीय अनुशासन में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। डिजिटल पेमेंट करने वाली महिलाओं का अनुपात 2015 में 22% था, तो 2025 तक 42% होने का अनुमान है। यह रफ्तार पुरुषों से दोगुनी है। यानी ऑनलाइन पेमेंट करने में महिलाओं की जो भूमिका वो काफी बढ़ रही है, पुरुषों से दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। 27% जीवन बीमा की नई पॉलिसी महिलाओं ने ली है। 23% म्यूचुअल फंड महिलाओं के पास है और 13% क्रेडिट कार्ड महिलाओं के पास है और 17% महिलाओं ने पर्सनल लोन ले रखा है। महिलाओं की क्षमता की बात करें तो कर्ज लौटाने में पुरुषों से बेहतर है महिलाएं। 5 साल में इनका पोर्टफोलियो दुगुना बढ़ा है। यानी कोई ईएमआई की बात करें या किसी लोन की बात करें तो कर्ज लौटाने के मामले में पुरुषों से बेहतर है महिलाएं, यानी टाइम टू टाइम अपना लौटा रही हैं और 5 साल में इनका पोर्टफोलियो है वो पुरुषों से दुगुना हो गया है। 67 लाख महिला समूहों को दिए कर्ज का रिकवरी रेट 96% है। यानी 67 लाख महिला समूहों को पिछले कुछ वर्षों में लोन दिया गया है तो उसका रिकवरी जो है 96% है। पुरुषों के मामले में महिलाएं वित्तीय मामलों बेहतर, जिम्मेदार और अनुशासित उधारकर्ता है। यानी ये बात कहीं ना कहीं महिलाओं की छवि को बहुत ऊंचा ले जाती है। इसमें बाधा क्या है महिलाओं की? 84% महिलाएं घर की रजामंदी के बाद ही करती हैं निवेश के अधिकांश फैसले। देश की 7 करोड़ कामकाजी महिलाएं बाजार की दिशा बदल सकती हैं। यानी इसमें बता रहे हैं 84% महिलाएं वित्तीय फैसलों में परिवार की सलाह पर निर्भर हैं। आम या उम्र बढ़ने के बाद भी ज्यादातर मामलों में अंतिम शक्ति पति या परिवार से ही आती है। इसलिए किसी वित्तीय फर्म के लिए महिला ग्राहक को जीतना दरअसल घर के भरोसे को जीतना है। यानी किसी महिला के भरोसे को जीतना पूरे घर के भरोसे को जीतना है। एक प्रेरणास्पद बात आपके लिए रहेगी कि अगर आप अकेले में अकेलापन महसूस करते हैं तो आपकी संगत ठीक नहीं है। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप अकेले में अकेलापन महसूस करते हैं यानी आपका मन नहीं लगता है तो ये मान लो आपकी संगत ठीक नहीं है, यानी आप गलत संगत में बैठते हो। एक पंडित जी ने अच्छी बात बताई कि अपनी गति और गतिशीलता हमें जोर देना चाहिए। यानी अपनी गति और गतिशीलता पर हमें जोर देना चाहिए। जीवन में कुछ निर्णय बिना गलती के तुरंत लिए जाने चाहिए। विलंब कुछ मौकों पर बहुत घातक साबित हो सकता है। जैसे युद्ध में गलती और विलंब सीधे मौत है। यानी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ निर्णय है वो बिना गलती के तुरंत ही लिए जाने चाहिए। देरी करना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। बोलते हैं ना कि टाइम निकल गया। टाइम सबके पास आता है, कोई मौका भुना लेता है और कोई मौका गंवा देता है। तो वही बात इसमें है कि जैसे युद्ध में गलती और विलंब सीधे मौत है। यानी युद्ध जब हो रहा हो तो एक छोटी सी गलती या छोटी सी देरी सीधे मौत आपको दे सकती है। कितना सोचें, कब तक सोचें, कितना करें और कब करें, यह अक्ल हर महान योद्धा को थी और जो हमारे भीतर भी उतरनी चाहिए। क्योंकि अब जीवन धीरे धीरे और कठिनता की ओर चल रहा है। यानी जीवन अब निश्चित तौर पे बात सही है कि धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ रहा है। धीरे यानी जीवन है वो कठिन होता जा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि हर गतिविधि एक युद्ध बन गई है। नेपोलियन से जब पूछा गया कि आप एक पंक्ति में अपनी विशेषता बताएं तो उसने कहा था, मैं सोचने और करने में पर्याप्त समय लेता हूँ।
यानी किसी ने नेपोलियन बोनापार्ट जो था उससे पूछा था कि आप एक पंक्ति में अपनी विशेषता बताएं, कि आप अपनी विशेषता बताओ, क्या महान कैसे बन गई, और एक ही पंक्ति में आपको जवाब देना है। तब उन्होंने कहा कि मैं सोचने और करने में पर्याप्त समय लेता हूँ, यानी पहले मैं पर्याप्त समय लेता हूँ सोचने में और काम को करने में। बिना सोचे कोई काम करता नहीं, और जब करने बैठ जाता हूँ तो फिर सोचता नहीं, यानी मैं बिना सोचे कोई काम करता नहीं हूँ, और जब करने लग जाता हूँ तो फिर कुछ सोचता नहीं हूँ। बिना सोचे कोई काम करना नहीं, और जब करने में, इसलिए हमें अपनी गति और गतिशीलता पर जोर देना चाहिए। आज के दौर में सोचने की प्रक्रिया भी मशीनों की गलियारे से निकलती है। चिंतन को मानवीय स्पर्श कठिनाई से मिल रहा है, इसलिए जो कोई भी कुछ करता दिख रहा है वह तनावग्रस्त भी होता जा रहा है, जबकि सफलता शांति के साथ आनी चाहिए। यानी जो सफलता है वो शांति के साथ आपके पास आनी चाहिए। अगली जो है वो शिक्षा जगत से लेके युवाओं के लिए खबर है। टीएम टीम लीज एट टेक की रिपोर्ट आई है कि उसने 17% संस्थानों में ही बेहतर प्लेसमेंट बताए हैं। यानी टीम लीज एट टेक है उसकी एक रिपोर्ट आई है कि डिग्री काम की नहीं, 75% उच्च संस्थान इंडस्ट्री की जरूरत के लिए तैयार ही नहीं है। यानी आजकल के जो बच्चे हैं उनकी डिग्री काम की क्यों नहीं है, क्योंकि 75% जो संस्थान है उनकी जो इंडस्ट्री की जरूरत है वो पूरी नहीं करते उनकी डिग्रियां। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी आखिर काम क्यों नहीं मिलता, उसी का जवाब दे रहे टीम लीज एड टेक की रिपोर्ट डिग्री फैक्ट्रियों से एम्प्लॉयमेंट एक्ट तक है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% उच्च संस्था उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। नौकरी तैयारी पर बढ़ते जोर के बावजूद केवल 16% जो संस्थान है वो स्नातक होने के 6 महीने में 76 से 100% प्लेसमेंट दे पाते हैं। यानी सिर्फ 16 या 17% संस्थान ही ऐसे हैं जो स्नातक होने के तुरंत बाद 76 से 100% तक प्लेसमेंट दे देते हैं। बाकी जो संस्थान है 75% उनका कहीं कोई लेना देना बच्चों को नहीं है जिन्होंने उनसे डिग्री की है। 51% संस्थानों में उद्योग से कोई तालमेल ही नहीं है। यानी 51% संस्थान तो ऐसे हैं जिनका उद्योग से कोई तालमेल ही नहीं है। मतलब ऐसे संस्थानों के छात्र डिग्री तो पा लेते हैं पर नौकरी के लिए जरूरी कौशल नहीं ले पाते, इसलिए वो अपने घर ही बैठ जाते हैं। 7.5% संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होती है। ये वो लोग होते हैं जो खुद इंस्टीट्यूट में काम कर चुके होते हैं। बहुत कम संस्थानों में ऐसे शिक्षक हैं। जिन संस्थानों में ऐसे शिक्षक हैं वहां के बच्चे हैं वो स्नातक होते ही प्लेसमेंट में चले जाते हैं। 60% संस्थानों में उद्योग प्रमाण पत्र शामिल ही नहीं है। कई कॉलेज कोर्स में मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री सर्टिफिकेट नहीं जोड़ते, नतीजा डिग्री काम की ही नहीं होती है। 37.8% में इंटर्नशिप की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ छात्र कभी ऑफिस या फैक्ट्री का माहौल देखे बिना ही पास हो जाते हैं। यानी 38% संस्थान ऐसे हैं जहाँ के छात्र कभी ऑफिस या इंडस्ट्री में गए ही नहीं, वैसे ही जो उनकी है वो इंटर्नशिप पूरी हो जाती है। 10% संस्थान ही लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट देते हैं। बहुत कम कॉलेज छात्रों को वास्तविक कंपनियों के प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देते हैं। यानी 10% जो हैं संस्थान वो ही जो छात्रों को है वो अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करने देते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। आपका दिन मंगलमय